Good evening, everyone. This is Mithun. I welcome you on the platform of MBA Unit Education for Education. EVS के पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं सी टेट के सिलेबस का। जो ईवीएस पोर्शन है उसे और कुछ चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं और आज जो चैप्टर हम ईवीएस का पिक कर रहे हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। यस। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। The things which include water, land, soil, rock, forest, animal, fossil fuels and minerals, वो तमाम चीज़ें जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे लिए। यस। और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। यस। एक होती है इच्छाएं और एक होती है ज़रूरत, वांट एंड नीड्स। तो हमारी नीड्स को पूरा करने में जो भी प्राकृतिक संसाधन है या जो भी नेचुरली अवेलेबल चीज़ें हैं, ऑल द थिंग्स अवेलेबल नेचुरली फुलफिलिंग आर नीड्स एंड समटाइम वांट्स, स्पेसिफिकली नीड्स को पूरा करती हैं, तो उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारी भोजन की ज़रूरत को पानी और ज़मीन मिलकर, पौधे मिलकर पूरा करते हैं, है ना? हमारी घर में जो स्टोन्स लगती है, उनकी ज़रूरतों को रॉक से पूरा किया जाता है। यस, फॉरेस्ट हमारी कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री में हमने देखा, चाहे वो फूड की बात हो, लेदर की बात हो, मिल्क की बात हो, तमाम चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं। फॉसिल फ्यूल्स हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को, मिनरल्स हमारी तमाम दूसरी तरह की ज़रूरतों को पूरी करती है। तो ये सभी नेचुरली अवेलेबल चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और इन्हें नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो ये तो हो गया व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स या रिसोर्सेज, उसको हमने समझा। इट में एग्जिस्ट as a separate entity, as a living organism, as most form of energy in all alternate form। तो ये एग्जिस्टेंस जो है नेचुरल रिसोर्सेज का, इनमें से किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो प्लांट और एनिमल्स की जो बात की, तो इस फॉर्म में हो सकता है। एनर्जी फॉर्म में हो सकता है, जो हमने फॉसिल फ्यूल्स की बात की। अ सेपरेट एंटाइटी मतलब हम बात कर सकते हैं मिनरल्स की इसमें। इन ऑल अल्टरनेट फॉर्म्स, तमाम तरह के फॉर्म्स में, लिक्विड में, सॉलिड में, गैसेस स्टेट में मिल सकती है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, नेचुरली अवेलेबल है। दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्लासिफिकेशन देखें तो कई आधारों पर इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो सबसे पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ये दो ग्रुप में डिवाइड की जाती है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब बायोटिक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर सच एज लिविंग बींग्स। यस, एंड फ्रॉम फॉरेस्ट। कुल मिला के जीवित चीज़ों से जो हमें मिलता है, लिविंग बींग से जो हमें प्राप्त होता है, वो बायोटिक रिसोर्स हो गया। जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, तो फॉसिल फ्यूल बन कहाँ से रहा है, तो लिविंग बींग के ही डिकम्पोज होने से, जिसमें हम कोल को ले सकते हैं, पेट्रोलियम को ले सकते हैं, कोल गैस को ले सकते हैं। तमाम तरह के जो ये फॉसिल फ्यूल हैं, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो लिविंग बींग के द्वारा ही बने हैं, तो वो बायोटिक हो गए। एबायोटिक जो लिविंग बींग्स से जुड़े हुए नहीं है डायरेक्टली, यस, नॉन लिविंग थिंग्स है सिंपली, और रिसोर्स का काम कर रहे हैं, उनका ओरिजिन क्या है, एबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और बायोटिक मतलब जिनका ओरिजिन लिविंग बींग से हो रहा है, यस, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। यस। और एबायोटिक का मतलब जिनका जिनकी उत्पत्ति नॉन लिविंग बींग से है। जैसे हम एयर की बात करें, एयर भी हमारी नीड को पूरा करती है। लैंड, सॉइल हो गया, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये दो मेजर कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट के कौन से स्टेट पर है, कौन से स्टेज पर है, उसके आधार पर, उसका करंट डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, उसके आधार पर। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन अ रीजन होगा, ये रिलीजन हो गया। एग्जिस्ट इन अ रीजन में बी यूज्ड इन फ्यूचर। पोटेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि हम बहुत सारे जगह है जहाँ हमें पहले से पता है कि वहाँ कोल माइंस स्टार्ट किए जा सकते हैं, कोल वहाँ अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर अभी हमने काम चालू नहीं किया है। इन फ्यूचर उनका उपयोग किया जा सकता है, तो दे वुड बी कॉल्ड एज
पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है और कभी भी उनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे पेट्रोलियम। इट ऑकर्स विद सेडिमेंट्री रॉक्स बट अंटिल इट इज ड्रिल्ड आउट फॉर यूज इट रिमेन्स अ पोटेंशियल रिसोर्स। तो नो डाउट ये सेडिमेंट्री रॉक्स में एक्यूमुलेटेड होती है और इसे डिग करके या ड्रिल करके पंप आउट करना होता है। जब तक ये नहीं किया जाए तब तक वो पोटेंशियल रिसोर्स माना जाएगा कि वहाँ से हम पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ में ला सकते हैं भविष्य में, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। एक्चुअल रिसोर्स इसे मानेंगे जो अभी हम यूज़ में ला रहे हैं। यस, एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखा है वुड प्रोसेसिंग। तो ऐसा ऐसी कोल माइन जिसको हम एक्चुअल में भी यूज़ कर रहे हैं और कोल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कोल को यूज़ में ला रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्स। यस। अब जैसे हम किसी ओर को भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी तरह के मिनरल को प्राप्त करने के लिए, समझ लो हम बॉक्साइट का ओर है, उसमें से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यस। तो हम ऐसी जगह, मान लीजिए कोई रॉक का पीस है बॉक्साइट का, वो है 1 किलोग्राम का, और उसमें से 10 ग्राम एक्सट्रैक्शन के पूरी प्रोसेस के बाद 10 ग्राम एल्यूमिनियम निकल रहा है। तो फिर क्या करेंगे हम? तो हमारी प्रोसेसिंग चार्ज ज़्यादा हो रही है जितना हमें उसके आउटकम आ रहा है, उससे बहुत कम ही आउटकम है। तो ऐसी जगह अवेलेबल होने के बाद भी हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है, मतलब वो एक्सट्रैक्शन के बाद हमारा लॉस हो रहा है, तो ऐसी जगह हम एक्सट्रैक्शन करेंगे क्यों? तो एक्चुअल रिसोर्स वो होगी जिसको हम टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसके हिसाब से हम यूज़ कर पा रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं और प्रॉफिटेबली उसको हम प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं। यस। फिर है रिजर्व रिसोर्सेज, अ पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स डेवलप प्रॉफिटेबली इन फ्यूचर। तो रिजर्व रिसोर्सेज, अब ये जो पोटेंशियल रिसोर्स है वो भी हमें रिजर्व रिसोर्स जैसा लगेगा, लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स वो है जिसमें हमने अभी कोई काम नहीं किया है, इन फ्यूचर काम किया जा सकता है। जो रिजर्व रिसोर्सेज है वो ऐसा रिसोर्स है जिस पे रिसर्च की जा चुकी है कि यहाँ पर जब भी हम चाहे माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अभी नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे तो प्रॉफिट होगा। ये पोटेंशियल रिसोर्स में भी जब हम ये चीज़ को कंफर्म कर लेंगे, मे बी यूज्ड बोला जा रहा है। यस, मतलब हमने अभी कंफर्म नहीं किया है, तो जब हम कंफर्म कर लेंगे वहाँ रिसर्च करके कि हाँ यहाँ से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें फ़ायदा होने वाला है, तो वही पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा रिजर्व, कि हमने जांच कर ली है, कभी भी उसको चालू कर सकते हैं, कभी भी उसका यूज स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हो गया रिजर्व रिसोर्स। यस। अब स्टॉक रिसोर्सेज, सर्व्ड रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको स्टॉक रिसोर्स बोल रहे हैं। कि मान लीजिए हमने पता किया कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें से जो अमीर देश हैं, जैसे यूएई है, ये लोग समुद्र के पानी को यूज़ करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सलाइन वाटर को या सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में। अब उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, तो सेम सलाइन वाटर हमारे पास भी है, लेकिन अभी यूज़ नहीं किया जा सकता। सर्वे हमने कर लिया कि हाँ क्या ये इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है, और इसमें से हम कितने लीटर पानी को प्रोसेस करेंगे तो कितना लीटर फ्रेश वाटर मिलेगा, ये सब हमने कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है जिससे हम उसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे एग्जाम्पल भी अच्छा दे रखा है हाइड्रोजन गैस का। हमें पता है कि वाटर के हाइड्रोलिसिस से, पानी को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे मतलब उसे तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन का भी अपना यूज़ है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको भी फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये तो तय बात है। लेकिन हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करना, उसको कंटेनर में स्टोर करना, व्हीकल में यूज़ कर पाना, या तमाम तरह के एनर्जी रिसोर्सेज की तरह उसे यूज़ कर पाना अभी तक टेक्नोलॉजिकली फिजिबल नहीं है। तो ऐसे ही रिसोर्स को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहेंगे। तो हमने ये 4 रिसोर्सेज के टाइप देखे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पोटेंशियल रिसोर्स जिसको भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, अभी तक हमने उसकी जांच नहीं की है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोल माइन है, इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करके देखा नहीं है अभी। एक्चुअल रिसोर्स जिसका वाक़ई में अभी उपयोग किया जा रहा है, जहाँ से हम कोल माइनिंग कर रहे हैं, या लकड़ियाँ मिल रही है हमें, या किसी भी तरह का, जैसे पानी है, पानी मिल रहा है किसी जगह से, कोई वाटर रिसोर्स है, तो अल्टीमेटली एक्चुअल रिसोर्स जिसको एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं। रिजर्व रिसोर्स जिस पे रिसर्च किया जा चुका है और कभी भी उसका उपयोग
आरंभ कर सकते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी की कमी के कारण जिनका उपयोग आज हम नहीं कर पा रहे हैं, भविष्य में शायद कर पाए। यस, तो उन्हें हम बोलेंगे स्टॉक रिसोर्सेज। तो ये 4 तरह के रिसोर्सेज हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल वो होगा जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते। यस, ये तो हमको वेल नोन है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कल हमने बात की थी, पानी की बात की थी, सॉइल रिन्यूएबल है। यस, लेकिन पानी का तो चलो रिसाइकलिंग या रिन्यूएबिलिटी या जो वापस से पानी से क्लाउड बनना, बारिश होना और वापस पानी धरती पर आ जाना या वाटर रिसोर्सेज में एक्यूमुलेट हो जाना, एक ये साइकिल लगभग 1 साल में पूरा हो जाता है, लगातार चलता रहता है। लेकिन सॉइल के केस में सॉइल की एक छोटी सी लेयर, एक बहुत पतली सी लेयर बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो रिन्यूएबल तो है लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत स्लो है। यस, फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। फॉरेस्ट को हम फिर से रीग्रो कर सकते हैं अगर कहीं से डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होंगी? जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। अब इनमें कौन सी आएंगी? जैसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, जैसे कि हमने पेट्रोलियम में फॉसिल फ्यूल की बात की है। नो डाउट फॉसिल फ्यूल बनता है नेचुरली, लेकिन उसकी प्रोसेस इतनी स्लो है दैट वी कैन नॉट रीगेन इट आफ्टर यूजिंग इट। तो ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ जिसका हम वापस से क्रिएट नहीं होगा आसानी से। यस, तो ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम सब बेहतर समझते हैं इसे। अब नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? तो जब हमने वाटर कंजर्वेशन की बात की थी तब भी हमने देखा था कि वाटर की कमी नहीं है, लेकिन जो यूजफुल वाटर है इसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है। रिसोर्सेज भी, वाटर भी एक रिसोर्स है, अगर उसमें हम देखें उसकी क्वांटिटी तो अर्थ पर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी यूजेबल क्वांटिटी बहुत कम है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज इट वेरी जुडिशियली, बहुत न्यायपूर्वक, हमें बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ उसका उपयोग करना होगा। लेकिन साथ ही साथ कंजर्वेशन पे भी देना होगा, चाहे कोई भी रिसोर्स हो, रिन्यूएबल हो नॉन रिन्यूएबल हो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स कंजर्वेशन। कंजर्विंग अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए भी हम अगर एक तरह के पेड़, हम देखते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, किसी जंगल में जो वैरायटी ऑफ ट्रीज है उनको काट कर एक ही तरह के पेड़ सागौन के, या जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, ऐसे किसी पेड़ को लगाया जाए तो फिर होगा क्या? तो उससे परेशानी ये आएगी कि वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो कंजर्वेशन का एक इम्पोर्टेंट मेजर ये भी है, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसे बनाए रखा जाए। सेफगार्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। कुल मिला के इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इकोसिस्टम में जो भी फैक्टर्स होते हैं उसमें से कोई एक फैक्टर भी डिस्टर्ब होता है तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व और safeguard the ecosystem by conserving the natural resources। अब क्या क्या चीज़ें होंगी अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हैं, तो कौन से मेजर फैक्टर्स होंगे? तो एक होगा पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग के लिए कोई जगह चुनी। अब हम देख रहे हैं कि उस जगह पे अगर कोल माइनिंग हो रही है तो बहुत बड़ी संख्या में जो है जीव या जंगल काटे जाने हैं और जीवों का जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है, या कोई डैम का भी निर्माण करने वाला है गवर्नमेंट। तो ऐसी जगह किया जाए जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पर या पेड़ पौधों पर या लोगों पर उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो। तो पॉलिसी बनाते समय गवर्नमेंट की पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है पॉलिसी की ऐसे रेस्ट्रिक्शन, जैसे हम देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट होती है, या किसी जगह से माइनिंग को एक लिमिटेड कर देना, या ऐसी तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पब्लिक पॉलिसी में होनी चाहिए कि वो कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दे। और नो डाउट हर एक गवर्नमेंट का ये रोल है कि डेवलपमेंट करें, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कम से कम नुकसान नेचर को पहुंचाए, या ज़ीरो डिस्टर्बेंस टू द नेचर इट शुड बी। यस, ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। डेवलपमेंट आप किसी तरह का भी करते हैं, कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन वो उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है कि वो कम से कम हो। दूसरा जो मेजर फैक्ट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मैं अभी डेवलपमेंट की बात कर रहा था, वही डेवलपमेंट को तो रोका नहीं जा सकता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़े। A careful preservation and protection of a natural resource to prevent
एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में बताया है, एक सिंपल वे में बताऊं। मान लीजिए हमें पता चला कि हमारे शहर की कोई पहाड़ी है, वहाँ पर कोई पौधा है और उस पौधे की पत्तियों से जो है कैंसर का इलाज हो रहा है। तो नो डाउट सडनली सब टूट पड़ेंगे और उन पत्तियों को तोड़कर ले आएंगे, या कंप्लीटली वो जो पौधा है उसकी जो स्पीसीज है हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाए उस पहाड़ी से। तो इस तरह नो डाउट उस पौधे की पत्तियों का उपयोग हमें करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि वो पौधा जो है सरवाइव कर सके और आगे भी हमारे काम आ सके, वो हमारे काम आए और उससे उसकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो जाए। तो डेवलपमेंट या जो भी प्रोसेस है डेवलपमेंट की वो बढ़ चलती रहे और उससे नेचर या एग्जिस्टेंस, अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट ना हो, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे हम देखते हैं जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं नदी में, तालाब में, पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी अ, किसी फिशरमैन के नेट में तमाम तरह की फिश आ गई है। अब उसने एक फिश को उठाया और उसने देखा कि ये जो फिश है ये एग देने वाली है ना? उसके नेट में काफ़ी फिश ऐसी आ गई जो एग देने वाली है। अब आप मान लीजिए उस फिश को भी वो सेल करने ले जाएगा, तो वो अल्टीमेटली अपने आने वाली जनरेशन जो है फिश की, जो से जिसे वो कैच करेगा, वो ख़त्म कर रहा है ना? तो हमेशा फिशरमैन ये करते हैं कि जब दे आर दे आर हैविंग दिस नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कि वो फिश को देखकर समझ जाते हैं दैट दिस फिश इज़ गोइंग टू ले एग्स, ये अंडे देने वाली है, तो उसे वो वापस नदी में, तालाब में, जहाँ से वो पानी जहाँ से भी वो फिश पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, वहाँ वापस डाल देते हैं, ताकि अगली जनरेशन आ सके और उनको लगातार उनकी एग्जिस्टेंस और फिश की एग्जिस्टेंस दोनों इंटरडिपेंडेंट है। यस। तो वो इस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा ही वो छोटी साइज की जो फिश है जो अभी ग्रो करने वाली है उनको भी वापस वो नदी में डाल देते हैं। तो इस टेक्निक से या इस तरीके से वो अपनी एग्जिस्टेंस को भी बरकरार रखते हैं, और ये जो तरीका है इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आज कोई भी कंट्री डेवलपमेंट को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ साथ वो इस बात का भी ध्यान रखे कि पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं बरकरार रहें, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं आ जाए। यस। ठीक है, कंजर्वेशन मेथड क्या क्या मेथड हो सकते हैं? गेट टैंकलेस वाटर हीटर एज इट रिड्यूस दी यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, बाय अ हाइब्रिड कार। ठीक है, रिसाइकलिंग। तो सिंपली 3 आर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक है रिड्यूस। यस। तो तमाम जगह पर हमें रिड्यूस करना है हमारे उपयोग को। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं और थोड़ी ही दूर हमें जाना है, तो हम गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, पैदल जा सकते हैं। जहाँ पानी के बिना काम चल रहा है वहाँ पानी का उपयोग कम से कम करें। हमारी तमाम तरह की ज़रूरतों को जितना हम रिड्यूस कर सकें उसे रिड्यूस करें। फिर दूसरा स्टेप होता है रीयूज़। यस। रीयूज़ मतलब जो जो चीज़ जो रिसोर्स हमने एक बार यूज़ किए, क्या उसका दोबारा उपयोग संभव है? तो दोबारा हम उपयोग करें। जैसे पानी के बारे में हमने बात किया था कि पानी से सब्जियाँ धोई है, वो पानी हम फेंक देते हैं। उस पानी का उपयोग हम इकट्ठा करके उसे हम पौधों में डाल सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके हो सकते हैं। तो ये रीयूज़ हो गया। फिर तीसरा कि रीयूज़ के बाद भी जो बच रहा है उसे हम रिसाइकिल करें। तो तीसरा आर है रिसाइकिल। अभी 4 और 5th आर भी अवेलेबल है। हम ये बेसिक 3 आर्स पर बात कर रहे हैं। ठीक? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। फिर रोल फॉर इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडिविजुअली हमारा क्या क्या रोल हो सकता है? एवरी इंडिविजुअल हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली। न्यायपूर्वक हम उपयोग करें, है ना? हम ये सोचे, मतलब एक एक स्टेटमेंट भी है गांधी जी का कि पृथ्वी पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है फॉर ह्यूमन नीड्स, लेकिन ह्यूमन वांट्स के लिए रिसोर्सेज की कमी है, बहुत कमी है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर तमाम संसाधन है, लेकिन हमारी इच्छाओं को
पूरा करने के लिए नहीं। इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर हम लालच करेंगे, हम देखते हैं ना कि जिनके यहाँ बोरिंग है, वो हमेशा बोरिंग बंद करना भूल जाते हैं, टैंक फिल होके ओवरफ्लो होता है। मतलब हमने बोरिंग लगा लिया तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो ट्यूबवेल है मैंने लगवाया है, तो जो पानी है उस पर मेरा एकाधिकार हो गया, तो वो पानी मैं फेंकूं, यूज़ करूं, जो भी करूं मेरी मर्जी। तो ये गलत बात है। हर एक रिसोर्स पर, हर एक नेचुरल रिसोर्स पर हर एक इंसान का बराबर का अधिकार है। और अगर हम हमारे हिस्से से ज़्यादा का उपयोग कर रहे हैं तो हम किसी और के हिस्से का ख़त्म कर रहे हैं या किसी और के हिस्से का उपयोग कर रहे हैं। तो दिस इज़ an important thing that every person has this responsibility to use natural resources judicially, न्यायपूर्वक उपयोग करना चाहिए। जैसा हमने अभी बात की, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, then this will give equal opportunity to all to use the resources for the benefit of mankind। तो ये हमारी व्यक्तिगत रूप से हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारे ज़रूरत के अनुसार ये उपयोग करें, न्यायपूर्वक उपयोग करें, ताकि बाकी लोगों के लिए भी इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हो। इसके लिए भी एक अच्छी कहावत है कि हम हमें हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज या जो नेचुरल रिसोर्सेज हम आज यूज़ कर रहे हैं या जो हमें प्राप्त हैं, वो हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे लिए नहीं छोड़ा गया है। वो तो हमने हमारी आने वाली जनरेशन से उधार ले रखा है। इट मीन्स व्हाटएवर वी आर यूजिंग इज द पार्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम ये सोच के इस्तेमाल करें तो हम ज़रूर ये सोचेंगे कि हमें ये रखना है प्रिजर्व आने वाली जनरेशन्स के लिए। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं जो हमें इस ओर ध्यान दिलाते हैं हमारा इस ओर। जैसे कि एक बहुत पुराना एडवर्टाइजमेंट है कि एक पिताजी और उनके बेटे कार में होते हैं और रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है। पिताजी की कार ऑन रहती है और वो बेटा जो है स्कूल ड्रेस में होता है। तो पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं आगे? तो बेटा जवाब देता है कि मैं साइकिल मैकेनिक बनना चाहता हूँ। पिताजी बड़े स्ट्रेंज रहते हैं, तो उनकी तरफ देखते रहते हैं बच्चे की तरफ। तो बच्चा पलट के फिर से जवाब देता है कि जिस तरह से फ्यूल आप लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं, तो हमें तो फिर साइकिल ही चलाना है, तो मेरी दुकान तो बढ़िया चलेगी कि सब लोग साइकिल ही चलाएँगे। तो ये भी एक इंडिकेशन है, एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन है, एक अवेयरनेस मैसेज है कि हमें जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसे बहुत जुडिशियली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमने उधार ले रखा है आने वाली जनरेशन्स का। नीड फॉर कंजर्वेशन, द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डिक्रीजिंग। लगातार नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहा है, इसलिए हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। लॉस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैज़ बीन कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी। इंटरनेशनल कैपेसिटीज़ कंजर्विंग द रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। जो हम देख रहे हैं कि किसी कंट्री के पास दुनिया भर की तमाम रिसोर्सेज पे वो कब्जा कर रही है और दूसरा कोई कंट्री है उसके पास लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है, अवेलेबल ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम कंजर्वेशन करें, संरक्षण करें रिसोर्सेज का। तो ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई भी है और सामूहिक लड़ाई भी है कि आज, कल, परसों हमेशा के लिए जीवन उपलब्ध रहे, तमाम रिसोर्सेज सभी के लिए उपलब्ध रहे, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या-क्या उद्देश्य हैं संरक्षण के? टू एंश्योर ऑफ रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल, अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल एबिलिटी मतलब लाइफ अर्थ पर बनी रहे, सस्टेन्ड रहे, ये इंश्योर करने के लिए कंजर्वेशन ज़रूरी है, या कंजर्वेशन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि जीवन और सस्टेनेबिलिटी निरंतर बनी रहे अर्थ पर। टू प्रिजर्व इज डाइवर्सिटी एट स्पेसिफिक लेवल्स। तो हर एक जगह की डाइवर्सिटी, चाहे वो अफ्रीका की हो, इंडिया की हो, यूरोप की हो, डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, बायोडाइवर्सिटी जिंदा रहे। टू मेंटेन द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस इज एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो इकोसिस्टम मेंटेन रहे, क्योंकि इकोसिस्टम का कोई एक भी कंपोनेंट इधर उधर होता है तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ
These are the objectives of conservation, so we need to take care of these factors. Then land resources, कुछ resources के बारे में स्पेसिफिकली बात हुई है. An essential natural resource for survival and prosperity of humanity. नो डाउट लैंड रिसोर्सेज के बिना हमारी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. और लैंड रिसोर्स इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड रिसोर्सेज शोर्स, लगातार लैंड रिसोर्सेज की जिस तरह से हम देखते हैं ज़मीन के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज की डिमांड जितनी बढ़ती जा रही है, वो क्या शो करता है? डिक्लाइनिंग क्रॉप प्रोडक्शन. नो डाउट जिस तरीके से खेत कन्वर्ट हो रहे हैं अपार्टमेंट्स में या दूसरे चीज़ों में, तो लगातार जो ग्रोइंग लैंड है वो डिक्रीज होता जा रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो रहा है. इंडिया में तो नहीं, पर ये ओवरऑल जगह की बात हो रही है. इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन अभी, हाँ नो डाउट सीजनल इम्पैक्ट रहेगा, किसी तरह का मौसम की खराबी की वजह से हो रहा हो तो वो बात अलग है, पर क्रॉपिंग लैंड का इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है. डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्वालिटी, हाँ ये एक मेजर फैक्टर है कि लैंड क्वालिटी लगातार डिग्रेड हो रही है. किस किस वजह से? क्योंकि हम लगातार जो है सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन से पीड़ित है. कंपटीशन फॉर लैंड, ये भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक लड़ाई है कि जो जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी ज़मीन खरीद कर अपने कब्जे में रखना चाहता है, ताकि जब ज़मीन के भाव और बढ़े तब वो सेल कर सके. लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? द a process in which the value of the biophysical environment is affected by a combination of human included process प्रोसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड. तो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है. यस, लैंड perceived to be deleterious and undesirable. डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन हम समझते हैं जहाँ पर हम बोलते हैं कि धीरे धीरे जो ज़मीन है वो एरिड लैंड में और फिर डिज़र्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन लगातार कम होता जाए, या बारिश भी कम हो और ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है, ग्राउंड टेबल जो है वो लगातार डिक्रीज़ हो, डिफॉरेस्टेशन हो, तो वो लैंड धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है ड्राई लैंड में और बाद में एरिड और फिर कन्वर्ट हो जाता है डिजर्ट में. लूजिंग इट्स बॉडीज ऑफ, क्या क्या परेशानी होती है वहाँ? वाटर बॉडीज खत्म होते हैं, जैसे पॉन्ड है उसको खत्म कर दिया, वाटर एक्यूमुलेशन के, वाटर रिसोर्सेज के दूसरे तमाम सोर्सेज है वो धीरे धीरे खत्म हो गए, वेजिटेशन खत्म हो गया, वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया. ये सब होगा डिजर्टेशन जहाँ पर भी होगा. यस, कॉजेज क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें. और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सॉइल थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेसिफिकली हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, या एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग हो गया, और तमाम ऐसी एक्टिविटीज जिससे सॉइल इरोजन होता है या सॉइल डिफॉरेस्टेशन हो गया. ये तमाम कारण हैं क्लाइमेट चेंज के अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसके लिए? डिफॉरेस्टेशन के, सॉरी डिजर्टेशन के लिए. फिर सॉइल डेथ, when desert emerge due to depletion of nutrients, rampant, unchecked. तो अल्टीमेटली जब एक वेल ग्रोइंग लैंड कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट में, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल की डेथ होना. यस, सॉइल का कन्वर्ट हो जाना डेजर्ट में. यस, इन सॉइल दैट आर एसेंशियल फॉर इट्स रिमेन arable cause loss of vegetation, drought, climatic shift एंड ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग भी एक कारण है. क्लाइमेटिक शिफ्ट भी हम देखते हैं कि जो आज हम देख रहे हैं कि अक्टूबर एंड आ गया है फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, पिछले कुछ दिनों में बारिश लगातार हुई, तो बहुत ही अनइवन सा सिचुएशन होता है. गर्मी लगातार जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो सॉइल के डिग्रेडेशन में रोल प्ले करते हैं. यस, और वही डिग्रेडेशन जब एरिड या डेड एरिड कंडीशन में या डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है सॉइल, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल डेथ. ओवरग्रेजिंग मतलब जो हम जो चराने चरवाहा ये रहते हैं, या जिनको हम बोलते हैं कि हम कैटल्स को चराने ले जाते हैं. ओवरग्रेजिंग मतलब एक्सेसिव लेवल पे अगर हम ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स की, तो उसे ओवरग्रेजिंग बोलते हैं. फिर इसके अलावा
Population with increase in population, more land is needed, leading to increasing pressure on the limited land resource. अब लैंड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। यस, और अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है तो नो डाउट लैंड पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो सेम लैंड जो क्रॉपिंग के लिए यूज हो रहा था, अब वहाँ पर आपको घर बनाना है, लोगों के रहने की व्यवस्था करना है, तो नो डाउट फिर लैंड रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अगर आप कहीं ज़मीन पर घर बना लेते हैं तो वो फिर खेती के लिए तो उपलब्ध होगा नहीं। So this is why the demand of land increasing with all the means, but with increase of population, increase of need of demand of crops, it is going to be very difficult to maintain with the same piece of land and fulfilling all the demands. Damage to the topsoil, topsoil के डैमेज जिसमें ह्यूमस होता है, जिसमें नमी होती है, जिसमें क्रॉपिंग की जाती है। इंक्रीज इन फ्लड फूड प्रोडक्शन लीड्स टू न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। लगातार एक ही जगह खेती करने से जो ज़मीन की न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट है, उसकी साइकिल पूरी नहीं हो पाती और अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो लगातार लैंड पर बढ़ता जाना, लगातार क्रॉपिंग करते जाने से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाती है। सॉइल में मेजरली या प्लांट ग्रोथ के लिए दो तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल में देखी जाती है। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़, वाटर लॉगिंग होना, सैलिनेशन होना, कंटामिनेशन होना, तो ये तमाम कारण हैं जो टॉप सॉइल को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं। इफेक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर आर डिटोराइटेड डिटीरियोरेटेड, मतलब उसकी क्षय होना या खत्म होना। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम होना। इंक्रीज इन अल्केनिटी एंड एसिडिटी प्रॉब्लम, मतलब सॉइल में अल्केनिटी बढ़ना या एसिडिटी बढ़ना, एसिड के कंटेंट इकट्ठा होना या सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा इकट्ठा होना। लॉस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड बायोडाइवर्सिटी लेवल। सोशल इकोनॉमिकल एंड बायोडाइवर्सिटी लेवल का मतलब ये है कि अगर एक जगह है जहाँ वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं, अगर वो उनकी किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो वहाँ से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो सोशल जो डाइवर्सिटी वो खत्म हो रही है। एक जगह है जहाँ तमाम तरह के पेड़ पहले उगते थे तो उससे रिलेटेड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती थी। आज मान लीजिए वहाँ क्लाइमेट चेंज और दूसरे कारण से वो पेड़ वहाँ नहीं है, तो उससे रिलेटेड इकोनॉमी भी खत्म हो रही है, तो डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी भी खत्म हो रही है और बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होगी अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो। फिर लैंडस्लाइड, द लैंड डाउनवर्ड मूवमेंट, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ स्लोप कंपोज ऑफ अर्थ मटेरियल, तो हम जिसे हम बोलते हैं अ, भूस्खलन, जमीन के बड़े हिस्से का धस जाना, खिसक जाना, उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। इसको और भी तमाम नामों से जाना जाता है, सॉइल क्रीप, रॉक स्लाइड, डेविल स्लाइड, स्लम, अर्थ फ्लो। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ह्यूज पोर्शन ऑफ फ्रेजाइल एरिया आर कट, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो, मकान का कंस्ट्रक्शन हो, लार्ज डैम्स बनाने हो या अर्थक्वेक हो, ऐसे तमाम रीजन हो सकते हैं जो लैंडस्लाइड के लिए कारण बनते हैं। तो ये कंप्लीट जो पोर्शन था आज हमने डिस्कस किया, ये था नेचुरल रिसोर्सेज का। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले समझा नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो वो तमाम रिसोर्सेज जो नेचुरली अवेलेबल हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होता है। अब ये एग्जिस्ट कर सकते हैं एक एंटाइटी की तरह, ऑर्गेनिज्म की तरह, एनर्जी फॉर्म में या किसी दूसरे अल्टरनेट फॉर्म में। मतलब वो तमाम नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज, स्रोत जो हमारी ज़रूरतें पूरी करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एग्जिस्ट करती हो, है ना, वो हो जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन तीन हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दो क्लासिफिकेशन है, बायोटिक जो लिविंग बींग से प्राप्त हो, एबायोटिक जो नॉन लिविंग बींग से प्राप्त हो। फिर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हमने देखा पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स और स्टॉक रिसोर्स। रिन्यूएबिलिटी के आधार पर हमने देखा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को हम एग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं और रिन्यूएबल को नॉन एग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन में हमने देखा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना और इकोसिस्टम को सेफगार्ड करना। अभी कैसे किया जा सकता है, इसमें पब्लिक पॉलिसी या गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है इसके लिए। कंजर्वेशन मेथड क्या होंगे, तो हमने 3 आर की बात की, री रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रिड्यूस सॉरी रीयूज करना रिसाइकिल करने से ज़्यादा अच्छा क्यों है। तो रीयूज करना रिसाइकिल करने से ज़्यादा अच्छा इसलिए है, जैसे
मान लीजिए हम पेपर की बात कर रहे हैं, तो कोई पेपर है, कॉपी का पेज है, उसको उस पर हमने लिख लिया और फिर वो रद्दी में जाएगा और फिर वो रिसाइकल होके वापस से फ्रेश पेज बनकर आएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग है जिसमें वो यूज पेपर वापस से यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसमें बहुत सारा एनर्जी खर्च होता है, बहुत सारा पानी बर्बाद होगा, ये सारी प्रोसेस होगी। लेकिन अगर हम उसे रीयूज कर सकें, मान लीजिए उसी पेपर का यूज हम किसी आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में या ऐसे किसी भी दूसरे काम में कर लें, तो नो डाउट वो पेपर हमारा फिर से यूज हो जाएगा विदाउट एक्सपेंडिंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट। ओके। रोल फॉर इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने देखा, जुडिशियल यूज और नैतिक जिम्मेदारी के साथ अगर हम करें तो हम नो डाउट कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, जुडिशियस होना पड़ेगा रिसोर्सेज की यूजेस में, और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नीड फॉर कंजर्वेशन क्यों चाहिए कंजर्वेशन करना? क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। यस। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली नहीं है, इसलिए हमें कंजर्वेशन ज़रूरी है। और ये कंजर्व नहीं कर पाए तो हमारे खुद के ही एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन की बात करें तो इंश्योर करना कि सर्वाइवल पॉसिबल हो अर्थ पर, हमेशा सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना और इकोलॉजिकल प्रोसेस के इकोसिस्टम को मेंटेन करना। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की कि लैंड रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यस, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, कारण क्या है उसके वो हमने समझा। लैंडस्लाइड के बारे में हमने समझा कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं जो लगातार लैंड रिसोर्स के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो, चाहे डैमेज टू टॉप सॉइल हो, या एग्रीकल्चर का प्रेशर भी एक प्रेशर है जो लैंड रिसोर्सेज पर है। लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या परिणाम है भाई? फर्टिलिटी कम हो रही है, लैंड की प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है, क्वालिटीज खत्म हो रही है, वहाँ पर पर्टिकुलर लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सोशल, इकोनॉमिकल और बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो रही है लैंड के डिग्रेडेशन से। लैंडस्लाइड भी एक बड़ी नेचुरल डिजास्टर है जो भी किसके कारण? लैंड डिग्रेडेशन के कारण जन्म लेती है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत सोर्स है एनर्जी का। तो हम देखेंगे थर्मल एनर्जी है, हाइड्रल एनर्जी है, सोलर या विंड एनर्जी। इन चार में से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इन एग्जॉस्टिबल है, मतलब रिन्यूएबल है, और साथ ही साथ वो ट्रेडिशनली यूज होती है? कन्वेंशनल सोर्सेज किनको कहा जाता है? जो परंपरागत सोर्सेज हैं, लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। तो यू कैन कमेंट ऑन दिस। What is it called when sediment is moved by wind, water, ice and gravity? इन कारण से जब सेडिमेंट शिफ्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, या लैंडस्लाइड कहते हैं? तो इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मैं मिथुन विदा लेता हूँ। Hopefully, this discussion will help you to answer all the questions based on this topic, natural resources, in paper 1 EVS portion. So, thank you. Take care. Bye bye. Vande Mataram.